नमस्कार, स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। किसान भाइयों, पूसा समाचार एक प्रयास है पूसा संस्थान की नवीन तकनीकों को आप तक पहुंचाने का। आपको पिछले अंक में हमने जैव उर्वरक के बारे में बताया था, जिसमें पूसा डिकम्पोजर तथा अन्य जैव उर्वरक शामिल थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जैव उर्वरकों का भाग 2 आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही अर्बोस्कुलर माइकोराइजा कवक के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा और डॉक्टर सीमा सांगवान, जो आपको भारतीय कृषि में विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का महत्व बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर हमारे वो सूक्ष्म जीवों के सम्मिश्रण है जो कि पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को उपलब्धता बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ये अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। आजकल रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और साथ ही साथ जो जैविक उत्पादों की जो मांग बढ़ रही है और प्राकृतिक खेती की तरफ जो हमारे किसानों का रुझान बढ़ रहा है, उस कड़ी में हमारे जो जैव उर्वरक हैं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जो बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक जिनको हम कहते हैं, उसमें जीवित जीवाणुओं का सम्मिश्रण है। जीवित जीवाणुओं का सम्मिश्रण मतलब कि वो जब तक जीवित हैं तभी ही वो पोषक तत्व पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जैव उर्वरक हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से जैसा कि आप जानते हैं, हम खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कि हमारे जो नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नाम याद आता है राइजोबियम का, जो कि दलहनी फसलों के लिए एक बहुत ही लाभकारी जैव उर्वरक है। और ये हमारे दलहनी फसलों में गांठ के रूप में जो जीवा बना रहता है जड़ों में, उन्हीं में निवास करता है और एक सहजीवी है जो कि जब ही नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर पौधों को प्राप्त करता है जब ये उसके गांठ में रहता है। इसके साथ साथ ही हमारे पास स्वतंत्र रूप से जो जीवाणु हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम मुख्य हैं, जो कि पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं जैव उर्वरक के रूप में। और साथ ही साथ जो साइनोबैक्टीरिया है या जिसको हम नील हरित शैवाल कहते हैं, वो भी पौधों को जलीय अवस्था में, जो कि जैसे धान की फसल हो गई या कुछ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जब हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के जो हमारे नील हरित शैवाल है उनका सम्मिश्रण बनाया गया है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि दूसरा जो मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस, उसकी उपलब्धता के लिए हमारे पास फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या जिसको हम शॉर्ट में पीएसबी कहते हैं, उसका जीवाणु है। और वो हमारा लिक्विड और जो कैरियर आधारित दोनों तरह से उपलब्ध होता है और इसका हम बीज उपचार के माध्यम से प्रयोग करते हैं, जो कि पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो पोटेशियम है उसके लिए हमारे पास केएसबी या पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का भी मिश्रण है, जिसमें हम पौधे को 15 से 20 किलो पोटाश पर हेक्टेयर उपज बढ़ाती है उपलब्धता उसकी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये थे मुख्य पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके साथ ही साथ हमारे पूसा संस्थान ने जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें मुख्य तौर पे आयरन या लौह तत्व जिसे हम कहते हैं, उसकी उपलब्धता पौधों को बढ़ाने के लिए आयरन सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का एक सम्मिश्रण बनाया है, जो कि लिक्विड और फॉर्मुलेशन के रूप में है। साथ ही साथ जिंक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी उपलब्धता के लिए हमारे पास जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का बायो फर्टिलाइजर है, जो कि हमारे पौधों में बहुत ही लाभकारी होता है। सभी पौधों के लिए है, सभी प्रकार के, वो दलहनी हो या अनाज खाद्य वाली फसलें हो, सभी में हमारा ये सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। हमारे संस्थान ने अनुसंधान के माध्यम से जो हमारे
शैवाल हैं, जिनको कि हम अंग्रेजी में एल्गी या शैवाल जैव उर्वरक है, वो धान की फसलों के लिए बनाया हुआ है, जो कि जहाँ पे जल स्थिर रहता है उस स्थिति के लिए शैवाल की और एजोला के बायो फर्टिलाइजर भी बनाए गए हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके उसमें कार्बनिक तत्व और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी उपलब्धता ये एल्गल या शैवाल बायो फर्टिलाइजर बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप जो हमारे जैव उर्वरक है इनका इस्तेमाल करने की जब हम विधि की बात करते हैं तो मुख्यतः हमारे पास 3 विधियां होती हैं। एक है कि हम बीज उपचार कर सकते हैं हमारे जो जीवाणु खाद है, दूसरा है हम उनका जो नर्सरी के पौधे हैं उनको उपचारित कर सकते हैं, जिसका पौधरोपण उपचार विधि है, और तीसरी विधि है हम सीधे मृदा या मिट्टी में ही हमारे जीवाणु खाद या जैव उर्वरक को प्रयोग में ले सकते हैं। तो इनकी प्रयोग विधि की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ उपलब्ध पैकेट है वो 200 ग्राम और 50 ml, दो तरह से मुख्य रूप से 2 मात्राओं में उपलब्ध है। हमारे 1 एकड़ जो बीज है वो अलग अलग फसलों के लिए अलग हो सकता है के लिए पर्याप्त है। और इनकी विधि के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास जो चारकोल कैरियर बेस्ड अगर बायो फर्टिलाइजर है तो उसके लिए हमको हमारा जो 200 ग्राम पैकेट है वो लगभग 250 ml पानी में गुड़ के 100 ग्राम गुड़ के घोल में बना के उसको पहले उबालेंगे, फिर ठंडा हो जाए उसके बाद हम अपना बायो फर्टिलाइजर का पैकेट उसमें खोल के पूरा ही पैकेट एक बार में ही मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और फिर जो बीज की ढेरी है उसके ऊपर वो पूरे ही मिश्रण को उड़ेल कर अच्छी तरह से मिलाएंगे कि वो हर बीज की सतह पे हमारा जीवाणु खाद पहुंच जाए, और उसके बाद उसको छाया में ही सुखाएंगे और उसके तुरंत उपरांत हम उसकी बिजाई कर देंगे। और अगर नर्सरी का पौधा है हमारे पास तो उसकी जड़ों को इसी घोल में हम 10 से 20 मिनट तक उसकी जड़ों को ही उस घोल में डुबो कर रखेंगे। उसके बाद हम उन पौधों को जहाँ पे हमें उसका रोपण करना है, रोपाई करनी है, वहां लगा देंगे। अब जो हमारा तीसरी विधि है कि हमारा जो बायो फर्टिलाइजर है उसको 1 और 5 के अनुपात में, मतलब 1 किलो अगर हम बायो फर्टिलाइजर लेते हैं तो 5 किलो अच्छी तरह सड़ा हुआ कंपोस्ट, या अगर कंपोस्ट की खाद नहीं उपलब्ध है तो उसी खेत की मिट्टी में हम 1 और 5 के अनुपात में मिश्रण बनाएंगे और उसको अच्छी तरह से मिला के फिर हम जैसे बाकी खादों को बुरकते हैं या छिड़काव करते हैं खेत में, उसी माध्यम से इनका छिड़काव करके और जुताई से पहले आखिरी जुताई करेंगे उससे पहले हम छिड़काव करेंगे और फिर इसको खेत में मिला देंगे और हम अपने बुआई का कार्य कर सकते हैं। कुछ किसान जो है वो आजकल जो ड्रिप इरिगेशन है उसके में हम अपना जो लिक्विड या तरल बायो फर्टिलाइजर है उसका हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसानों को चाहिए कि उसकी उपयोग की मात्रा लगभग दुगनी हो। अगर 1 एकड़ में करनी है तो हमको 50 ml के 1 बोतल की जगह हमको कम से कम 2 या 3 बोतल 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो ड्रिप के साथ मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको हमारा जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है उसको अच्छी तरह से डाइल्यूट करना पड़ेगा। वैसे बीज उपचार के लिए हम क्या करते हैं कि 50 ml को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करते हैं, फिर हम उस बीज के ढेरी पे सीधे ही इसका उपयोग करते हैं। इसमें गुड़ का घोल बनाने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर हम ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कम से कम 10 लीटर में ही उस 50 ml के खाद को मिक्स करेंगे, फिर अच्छी तरह से घोल लेंगे, फिर ड्रिप के जो पाइपलाइंस है उसमें जो कनेक्टर है जहां से आप पेस्टिसाइड या फंजीसाइड डालते हैं उसको अच्छे से साफ करके उसके अंदर हम डाल के पौधों को दे सकते हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि नहीं हमें ड्रेंचिंग करनी है तो हम ड्रेंचिंग के माध्यम से जड़ों के जो जड़ीय क्षेत्र है पौधों के वहां पर हम अपने तरल जैव उर्वरक जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास जितने भी जैव उर्वरक हैं उनमें राइजोबियम को छोड़ के बाकी सभी का तरल रूप भी उपलब्ध है, और इनका फायदा यह है कि इनसे हमें जो इसको सेल्फ लाइफ कहते हैं वो बहुत ज्यादा है। 6 महीने से लेके साल भर तक हम इन तरल जैव उर्वरकों को रख सकते हैं, और इनके इस्तेमाल करने में भी हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गुड़ का घोल बनाने और फिर ठंडा करने और फिर मिश्रण बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम सीधे 50 ml को 1 लीटर पानी में घोलेंगे
और फिर जितना भी बीज की आवश्यकता है उस अनुरूप उसमें हम उसको अच्छे से मिला के और उपचार करके तुरंत बिजाई कर सकते हैं। सावधानियां क्या रखनी है अगर बात करें तो सावधानियों में मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि हमारा जो पैकेट है उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उससे पहले हमें इस्तेमाल करना है। और दलहनी फसलों में खासकर जो राइजोबियम का टीका है वो अलग अलग दाल की फसलों के लिए अलग अलग है। अगर चने के लिए अलग है, मटर के लिए अलग है, काउपी के लिए अलग है, तो वो हमें देखना है कि हमारा जो दलहनी फसल का बायो फर्टिलाइजर है उसमें वो हमारी निर्दिष्ट फसल है या नहीं है, उसी में उसका इस्तेमाल करना। शेष एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, पीएसबी, केएसबी और जो हमारे आयरन और जिंक के बायो फर्टिलाइजर हैं, ये फसल विशेष के लिए नहीं, ये सभी फसलों में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सावधानी क्या है कि जो उपयोग की विधि दी गई है उस विधि के अनुरूप ही इसमें उसी मात्रा में करें। और एक बार अगर आप पैकेट को खोल देते हैं या बोतल को खोल देते हैं तो एक बार में ही इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उसको रखने से उसमें दूसरे जीवाणु या संक्रमण होने का खतरा रहता है, जिससे कि हमारा जो लाभकारी जीवाणु है तो उसकी संख्या बहुत घट जाती है। तो तीसरी सबसे बड़ी जो सावधानी की बात है कि अगर हम बहुत ज्यादा रासायनिक संरक्षण के जो रसायन है जैसे पेस्टिसाइड या वीडीसाइड या फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो निर्दिष्ट मात्रा है उसके में हमारा जो जैव उर्वरक है उसको सबसे अंत में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बीज उपचार कर रहे हैं उससे पहले ही हमको इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल उस बीज पे करके जब वो सूख जाए उसके 24 घंटे के बाद ही हमारे जैव उर्वरकों का बीज ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां रखेंगे अगर किसान बंधु तो वो जो हमें लाभ मिलना है बायो फर्टिलाइजर्स का वो सही तरीके से ले पाएंगे। और दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हम बायो फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक खाद की जो मात्रा है वो लगभग 1/4 मात्रा घटा के इस्तेमाल करें। जो रासायनिक खाद की मात्रा है उसमें बचत होगी, साथ ही साथ उपज में भी लगभग 25 से 30% की वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ जो पर्यावरण का संरक्षण होता है वो तो अपने आप में एक असीम फायदा है। किसान भाइयों, अगर आप जैव उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा इनका पोस्टल से जो डिलीवरी भी की जाती है और हमारे संभाग अध्यक्ष को अगर आप पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या मुझे खुद से संपर्क करके आप इनको मंगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमा सांगवान और मैं वैज्ञानिक हूं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग में। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत ही अद्भुत और अच्छे बायो फर्टिलाइजर के बारे में जिसको आप पूसा माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। यह पूसा माइकोराइजा प्रोडक्शन यूनिट है और माइकोराइजा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। माइकोराइजा, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगी कि माइकोराइजा का मतलब क्या है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है पौधे की जड़ और कवक के बीच में। एक कवक जिसको हम फंगस भी कहते हैं अंग्रेजी में, इन दोनों के बीच में एक सहजीवी संबंध स्थापित होता है जिसमें दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। यह फायदा किस तरह से होता है, तो इसमें हमें यह समझने की जरूरत है कि जब यह कवक पौधे के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है तो पौधा जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाता है और वो कार्बन शुगर की फॉर्म में वो कवक तक पहुंचाता है, जो कवक उसकी जड़ों में स्थापित हो चुका है। और इसके बदले में जो कवक है वो मृदा से जितना भी पोषक तत्व है, जितना भी पानी है, उसको बहुत आसानी से उस पौधे तक पहुंचाती है। यह कवक, इसका सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एक पुल के रूप में काम करेगा। जो पुल बनता है एक पौधे की जड़ में जिसके साथ यह सहजीवी संबंध है और मृदा में, तो उस मृदा और जड़ के बीच में पुल की तरह, जिस तरह पुल दो पॉइंट्स को एक साथ जोड़ता है और उस पे जाने वाला जितना भी ट्रैफिक होता है वो बहुत आसानी से, बिना भीड़ के आसानी से वो सारा पार हो जाता है। इसी तरीके से यह कवक भी अपना जो हाइफा है उसके थ्रू एक पुल बनाएगा पौधे की जड़ और मृदा के बीच में, जिसकी वजह से जितना भी पोषक तत्व है जो उस मृदा में है और जितना भी पानी है वो बहुत आसानी से इस कवक के उस पुल के थ्रू सारा उस पौधे की जड़ में चला जाएगा। पौधे के जड़ के अंदर पहुंचने पर पौधे की जड़ की कोशिकाओं में यह एक संरचना बनाता है जिसे हम आर्बस्क्यूल का नाम भी देते हैं। यह आर्बस्क्यूल पौधे की शाखाओं की तरह दिखाई देते हैं और यही एक ऐसा संरचना है जहां पे यह सारा आदान प्रदान पौधे और मृदा के बीच में
होता है। पूसा माइकोराइजा के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं, जिसमें सबसे पहला है पोषक तत्वों का ग्रहण। आमतौर पर क्या होता है कि पौधे की जड़ बहुत आसानी से सब कुछ अपने आप लेती है, पोषण सारा पोषक तत्व और पानी वो बहुत अच्छे से ग्रहण करती है, लेकिन उसके बाद जितना वो ले सकती है वो ले पाती है, उसके बाद एक ऐसी स्तर बन जाती है, एक ऐसा जोन बन जाता है जहां पौधे की जड़ है वो अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती। वहां पे रोल आता है माइकोराइजा का कि अगर उसमें माइकोराइजा डाला जाए तो वो जो जोन है वो बहुत आसानी से क्रॉस कर लेती है वो जड़, और वो जितना भी पोषक तत्व जो अवेलेबल है उसमें, जो पौधा अपने आप से नहीं ले पा रहा था, माइकोराइजा की मदद से उस पुल बनने की वजह से वो सारा का सारा पोषक तत्व और पानी अपने आसानी से वो पौधा ग्रहण कर पाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पता चला है कि माइकोराइजा उतना ही पुराना है जितना कि स्थलीयकरण पौधा। जब पौधे अपने आप को एक स्थल पर विकसित कर रहे थे, उस समय माइकोराइजा की मदद से ही वो जड़ अपने आप को स्थापित कर पाई थी धरती पर। तो यह उतना ही पुराना है और उतना ही प्रभावात्मक है और उसका रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्बस्कुलर माइकोराइजा का यह जो सहजीवी संबंध है वो 75% पौधों में आसानी से स्थापित हो जाता है। कुछ ही ऐसे पौधे हैं जहाँ पे अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है, जो कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ब्रासिकेसी परिवार की जो पौधे हैं और जो चिनोपोडिएसी परिवार के पौधे हैं उनके साथ ही अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम सोचें तो इनमें आएंगे सरसों, ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमारा पूसा माइकोराइजा का प्रोडक्शन यूनिट, जहां हम माइकोराइजा तैयार करते हैं। यह देखिए, यह है पूसा माइकोराइजा जो 1 किलो की पैकिंग में है। इसके साथ साथ यह 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग में भी आता है। और अगर हम इसको खोल कर देखें तो पूसा माइकोराइजा इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें भी होंगी जो कि संक्रमित है, जिसमें सहजीवी संबंध स्थापित है इस कवक का, और उसके साथ साथ माइकोराइजा के स्पोर भी होंगे। अगर कोई भी किसान भाई अपने घर पर भी यह छोटा सा शोध करना चाहता है और वो प्रभाव को देखना चाहता है कि माइकोराइजा काम करता है कि नहीं, तो वो एक गमले में माइकोराइजा डाल सकता है और उसमें एक बीज लगाए, और एक गमले को खाली छोड़ दे जिसमें बीज लगाए सिर्फ, लेकिन माइकोराइजा ना डाले। उसके बाद 30 से 35 दिन में जब वो पौधा बढ़ना शुरू होगा और उसका स्वास्थ्य और उसकी जो लंबाई है, और जब उसको निकाल कर देखेगा और उसकी जड़ को देखेगा, तो वो बहुत आसानी से देख पाएगा और समझ पाएगा कि कितना फर्क है और क्या प्रभाव डालता है पूसा माइकोराइजा, जिसका प्रभाव शुरू होता है जड़ से। वो जड़ को ही इतना स्ट्रॉन्ग स्थापित कर देगा, इतने अच्छे से उसके हम जो कहेंगे कि सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और उसका वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा देगा, और इस तरह से वहां से शुरुआत करके वो सारा जो सकारात्मक प्रभाव है वो पूरे पौधे तक जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पूसा माइकोराइजा प्रोडक्शन यूनिट में भी देख सकते हैं कि हमने अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनके साथ ये संबंध माइकोराइजा का स्थापित किया है, और इस तरह से हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ मक्का भी है, यहाँ गेहूं भी है, यहाँ चना भी है, और यहाँ एक घास भी इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं बाहिया ग्रास और पास्पलम नोटेटम, और इन सब का इस्तेमाल होता है पूसा माइकोराइजा बनाने में। अब पूसा माइकोराइजा के उपचार की बात करें तो हमारे किसान भाइयों को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह भी आप इसको डालें, आपको कोशिश करना है कि जहां जहां वो बीज डलेगा साथ साथ में उसके पूसा माइकोराइजा डले, ताकि जैसे ही उसकी जड़ निकले और वहां वो पूसा माइकोराइजा अपना स्पोर जो है और हाइफा के थ्रू उस जड़ के अंदर बहुत आसानी से पहुंच पाएगा और अपने आप को विकसित कर पाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर उसकी जड़ मजबूत हो गई और वो मोटी हो गई, जिसमें पूसा माइकोराइजा का घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे वो अपना जो इफेक्ट है, जितना उसका आना चाहिए, जितना प्रभाव उसका आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। तो पौधों में भी यह रेकमेंड किया जाता है कि अगर गमले में पौधे लगाए हैं या फिर आपके ऑर्चर्ड में कोई पौधे लगे हैं, तो आप उसमें 30 से 50 ग्राम एक पौधे के साथ जड़ों के जितना नजदीक डाल सकें वो पूसा माइकोराइजा को डालें। और अगर आपको बीज उपचार करना है, खेतों में डालना है किसी भी फसल के लिए, तो वहां 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ में डाला जाए। अगर हमारे किसान भाई पूसा माइकोराइजा मंगवाना चाहते हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप यहाँ हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग में आइए और यहाँ पे हमारा सेल काउंटर है जहाँ पे आप ये पूसा माइकोराइजा ले सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई जो कि बहुत दूर रहते हैं, अगर वो हमें अपना एड्रेस भेजें तो हम वहाँ पे भी बाय पोस्ट उनको भेजेंगे। बाय पोस्ट भेजने में सिर्फ एक ये रहता है कि उसमें किसान को ज़्यादा लागत आती है। वो लागत किस तरह से आती है कि 75 रुपये किलो हमारा पूसा माइकोराइजा है, लेकिन अगर हम इस 1 किलो को बाय पोस्ट भेजते हैं तो 52 से 55 रुपये अलग से पोस्टल चार्जेस लगते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपके नीचे यहाँ स्क्रीन पर एक नंबर भी स्क्रॉल होगा, आप उस पर संपर्क कीजिए और हमें बताइए कि कितना आपका डिमांड है। अगर इसके बारे में कोई भी शंका है कि कैसे इसको अप्लाई करना है और किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से आपका कौन कौन सी ऐसे पौधे हैं जहाँ डालना है या जहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो सब आप हमसे किसी भी समय पूछ सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह खास अंक पसंद आया होगा। आपके यदि कोई प्रश्न या सुझाव है तो पूसा समाचार के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।